देखो हमने प्रोटीन्स के बारे में क्या पढ़ा था कि ये जो प्रोटीन्स है वो किससे मिलके बनी होती है, तो आप बोलोगे अमाइनो एसिड से, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, पेप्टोन्स भी बोल सकते हैं, अमाइनो एसिड, या फिर इनको क्या बोला जा सकता है, पेप्टोन्स भी बोला जा सकता है। फिर हमने क्या कहा कि ये जो प्रोटीन्स है, देखो इनको क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का जो एक बिल्डिंग का जो एक ब्लॉक बनाती है वो कौन बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी क्यों कहा जाता है, इसका मतलब तो समझ गए होंगे भाई। किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लॉक की जरूरत पड़ती है ना, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बॉडी है इसको बनाने के लिए, हमारी बॉडी को, वो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, अरे कोई प्रॉब्लम है क्या वो इसमें और सबको और किसी के, सबकी प्रॉब्लम आ रही है क्या, आ रही है क्या, ये सबकी प्रॉब्लम आ रही है क्या, आ रही है क्या ये, अभी देखना देखे, अभी देखना देखे, अभी भी दिक्कत आ रही है, अभी भी दिक्कत आ रही है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी है सैक्रिफाई कर लो, अभी और टाइम खराब होगा। तो इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी हम क्यों कह रहे हैं, मानव शरीर के लिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी का लगभग सबसे ज्यादा जो 50% वेट है वो हमेशा कौन बनाती है, मसल्स बनाती है। और मसल्स को आप क्या कहते हैं, मांसपेशी कहते हैं। और इन मांसपेशियों में जाके स्टोर कौन हो जाती है, हमारी प्रोटीन होती है। यानी मांसपेशियों में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और ये प्रोटीन क्या करती है, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, उनका वेट क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसीलिए इस पूरी बिल्डिंग को, यानी हमारी बॉडी को बनाने के लिए जो छोटे से ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, वो छोटा सा ब्लॉक क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। इसके बाद में देखो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो अमाइनो एसिड है, ये जो अमाइनो एसिड है, जब ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अमाइनो एसिड जब एक से ज्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे जो ये बॉन्ड बनता है, एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो जो बॉन्ड बन रहा होता है उस बॉन्ड को किस नाम से जानते हैं, जैसे अभी ओम सिंह भाटी ने बताया है, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये सवाल बहुत बार बनता है इसलिए बता रही हूँ, उस चीज को क्लियर कर लेना कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे कि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। प्रोटीन के बारे में हमने क्या देखा था इसके बाद में कि ये जो अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला है ये कैसा पाया जाता है, तो इसके बारे में मैंने कल बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी देख लो। इस तरीके से हमारा अमाइनो एसिड पाया जाता है NH2CHR, और यहाँ पे क्या होता है COOH। ये COOH कैसा समूह है, नेगेटिव समूह है। राहुल मैम क्या पढ़ा रहे हो, प्रोटीन पढ़ा रही हूँ भाई, प्रोटीन कल के क्लास में पढ़ा दिया था और मैं रिवाइज कर रही हूँ इसको। NH2 पे कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव साइन। और मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन साथ आ जाते हैं, जहां धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह साथ आते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, तो इसको आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे उभयधर्मी अणु, उभयधर्मी।
क्या बोल देंगे, उभयधर्मी। पूछा जाए कि प्रोटीन एक कैसा अणु है, धनायन है, ऋणायन है या फिर उभयधर्मी है, तो आप क्या बोलोगे, उभयधर्मी है। क्यों है उभयधर्मी, तो आप कहोगे क्योंकि NH2 पे पॉजिटिव साइन होता है और COOH पे नेगेटिव साइन होता है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों साथ आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी आयन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में देखो हमने क्या देखा था कि ये जो प्रोटीन है, टोटल 22 प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए होती है। टोटल कितने प्रोटीन चाहिए, 22 प्रोटीन, और उनमें से 12 का नाम मैंने आपको याद करवाया था। टोटल 22 प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। टोटल 22 प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। टोटल 22 प्रोटीन ऐसी होती है जो कहां प्रेजेंट होती है, मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। होती कौन कौन सी है, होती कौन कौन सी है, देखो ध्यान दो, मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसका आंसर दो। 10 प्रोटीन 12 प्रोटीन जो मैंने कल आपको याद करवाई थी उनका आंसर दो आप कमेंट में। इनमें से देखो हमें इनको 2 भागों में डिवाइड किया था, 12 प्रोटीन्स थी और 10 प्रोटीन थी। ये जो 12 प्रोटीन है ये कहां बन रही थी, ह्यूमन बॉडी में, यानी कि हमारे मानव शरीर में बनती है, ह्यूमन बॉडी में बनती है। खुद मानव शरीर जो ह्यूमन बॉडी है वो इन प्रोटीन्स को बना सकता है। और जो 10 प्रोटीन है, जो 10 प्रोटीन बच गई है, ये 10 प्रोटीन हमें हमारे भोजन से, हमारे डाइट से मिलती है। कहां से मिलेगी, भोजन से मिलेगी, हमारे डाइट से मिलेगी। 12 प्रोटीन तो ऐसी है जो ह्यूमन बॉडी में बनती है और उनमें से 10 प्रोटीन ऐसी है जो हमें किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। इनमें से देखो ये जो 12 प्रोटीन है इनका नाम आपको बहुत बार पूछा जाता है, तो ये 12 प्रोटीन टोटल आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और इन सब के बारे में मैंने कल बताया भी था आपको। अब सामने देखो, आपको शुरुआत कहां से करनी है, ब्लड प्रोटीन से शुरू करना है। और सबसे पहले ब्लड प्रोटीन कौन सी थी, फाइब्रिन। क्या नाम था, फाइब्रिन नाम था। तो पहली प्रोटीन कौन सी हो गई, फाइब्रिन, जो कहां पाई जाती है, ब्लड में। और फाइब्रिन से दूसरी प्रोटीन क्या बनेगी आपकी, फाइब्रिनोजेन। दूसरी क्या बनेगी, फाइब्रिनोजेन बनेगी। कौन सी बन जाएगी, फाइब्रिनोजेन। तीसरी प्रोटीन आपको क्या लिखना है, थ्रोम्बिन। ये सब मैंने रक्त में पढ़ा रखा है आपको, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन से चौथी प्रोटीन क्या बन जाएगी आपकी, तो आप बोलोगे मैडम प्रोथ्रोम्बिन बन जाएगी। कौन सी प्रोटीन बन जाएगी, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बन जाएगी। इसके बाद में देखो 5वीं प्रोटीन की बात करूं तो ये ग्लोबिन प्रोटीन, ये भी कहां पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन भी रक्त में पाई जाती है, WBC का भाग बनाती है। मैंने बताया था 6 से 7% भाग में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद 6वें नंबर पे आपको क्या लिखना है, ग्लोबिन के बाद में ग्लोब्यूलिन। आपको क्या लिखना है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, तो 6 प्रोटीन तो आपको याद हो गई। 7वीं प्रोटीन आपको क्या याद रखनी है, हिपैरिन। कौन सी होती है, हिपैरिन। ये भी किसमें पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। ये भी एक प्रकार की रक्त प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देती। करवाया हुआ है मेरा हिपैरिन। हिपैरिन एक ऐसी प्रोटीन है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता। इसके बाद 8वें नंबर पे आप क्या बोलोगे, हिपैरिन के बाद में आपने बोल दिया ओसिन प्रोटीन। क्या बोल दिया, ओसिन प्रोटीन। और ओसिन प्रोटीन कहां पाई जाती है, हड्डियों में पाई जाती है। ओसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, हड्डियों में पाई जाती है। इसके बाद में आप क्या कहोगे, 9 नंबर पे आपने कह दिया एक्टिन, एक्टिन। और 10वें नंबर पे आपने कह दिया मायोसिन, एक्टिन व मायोसिन। और एक्टिन और मायोसिन आपको बताना है कहां पाई जाती है, हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है। हमारी मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में आपकी कौन सी प्रोटीन बच गई, एक प्रोटीन जो आपकी बच गई है वो कोलेजन बच गई है, कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। और ये कोलेजन प्रोटीन से रिलेटेड मैंने एक अच्छा सवाल आपको बता दिया था। सवाल क्या था कि कोलेजन जो प्रोटीन है ये कहां पाई जाती है, हमारी स्किन में, हमारी त्वचा में पाई जाती है। और बाह्य रूप से, बाह्य सबसे बड़ा अंग, बाह्य सबसे बड़ा अंग यानी कि लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें, बाह्य सबसे बड़ा अंग की बात करें तो वो क्या होता है, त्वचा होता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कोलेजन प्रोटीन। क्योंकि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, स्किन है। और स्किन के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, कोलेजन प्रोटीन। इसीलिए सबसे
सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन भी कौन सी है? कोलेजन प्रोटीन है। तो ऐसे कुछ प्रोटीन हैं जिनके नाम आपको याद रखना है, जो बार बार में सवाल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक और रह गई आपकी, 11 हो गई ना, ये 11 हो गई। एक और रह गई 12 नंबर की, जो किरेटिन होता है, किरेटिन। और आपको पता है किरेटिन किसमें पाई जाती है? हमारे नाखून और बालों के अंदर। बाल और नाखून के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसे आप क्या कहते हैं? किरेटिन प्रोटीन कहते हैं। देखो थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूं क्योंकि इसे रिवाइज करवा रही हूं मैं, क्लियर है? मैं रिवाइज करवा रही हूं। हाँ टीना जी, टारगेट यही है, पहुंचाओ इसको। देखो आपको रिवाइज करना है, 22 में से 12 प्रोटीन हमें याद करनी है। आप बोलोगे पहली फाइब्रिन, बिना देखे बोलो, पहली कौन सी होगी? फाइब्रिन। दूसरी कौन सी होगी? फाइब्रिनोजेन। तीसरी कौन सी होगी? थ्रोम्बिन। चौथी कौन सी होगी? प्रोथ्रोम्बिन। फिर 5वें नंबर पे ग्लोबिन, 6वें नंबर पे ग्लोब्यूलिन, ठीक है। फिर 7वें नंबर पे हिपेरिन, 8वें नंबर पे आपकी ओसिन हो गई, 9वें नंबर पे आपकी एक्टिन हो गई, 10वें नंबर पे आपकी मायोसिन हो गई जो दोनों मांसपेशियों में पाई जाती है, 11वें नंबर पे आपकी किरेटिन हो गई जो कहां पाई जाती है? नाखून और बालों में पाई जाती है। और लास्ट के अंदर आपकी 12वें नंबर पे कौन सी होगी? कोलेजन, जो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और कहां पाई जाती है? हमारी स्किन के अंदर, क्योंकि हमारा एक्सटर्नली सबसे बड़ा ऑर्गन पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है? स्किन देना है, त्वचा देना है। और इंटरनली सबसे बड़ा ऑर्गन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? लीवर आएगा, यकृत आएगा। ये कुछ एक प्रोटीन्स है, ये कुछ 12 प्रोटीन्स है जो आपको याद होनी चाहिए, और कल की क्लास में मैंने आपको ये पढ़ा भी दिया था। चलो ठीक है, 12 प्रोटीन आपने लिख ली थी, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो इन 12 प्रोटीन का। हाँ ओम सिंह बाटी जी, 2 टाइप, नेसेसरी और अननेसेसरी। ये अननेसेसरी है 12, हमें आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी बनाती है इसको, और जो चीज हमारे पास होती है हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो नहीं होती उनकी रिक्वायरमेंट होती है। चलो ठीक है, अब देखो ये जो 10 प्रोटीन है इनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। देखो ये डाइट से रिलेटेड है तो कई चीजें तो आपको याद रह जाती है, लेकिन फिर भी जो 5-6 प्रोटीन है जो बार बार पूछी जाती है उनको मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है? वो कौन सी प्रोटीन है आपको ज्यादा जो याद रखनी है? ये 12 प्रोटीन याद रखनी है क्योंकि इनसे सवाल ज्यादा बनता है। अब देखो इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स जो हम किससे लेते हैं? हमारे भोजन से। तो भोजन में उपस्थित प्रोटीन जिनसे सवाल भी बन जाता है। जैसे सबसे पहले आपसे पूछ लिया गया कैरोटीन, जैसे मैं कुछ एक नाम लिख रही हूं, पहला नाम मैंने आपके सामने कौन सा लिख दिया? कैरोटीन हो गया। दूसरा मैंने आपके सामने लिख दिया जैसे केसीन प्रोटीन हो गया, केसीन प्रोटीन हो गया। जैसे आपको पूछ लिया गया जिलेटिन प्रोटीन हो गया, जिलेटिन प्रोटीन हो गया। ये कुछ एक चीजें हैं जो बार बार में आपको देखने को मिलती है कि कैरोटीन प्रोटीन किसमें देखने को मिलेगा, केसीन प्रोटीन किसमें पाई जाएगी, जिलेटिन प्रोटीन किसमें पाई जाएगी। तो ये कुछ प्रोटीन्स है जो हमें हमारी डाइट से मिलती है। तो आप जल्दी से बताएंगे कैरोटीन किसमें पाया जाता है? कैरोटीन गाजर में, कैरेट में पाया जाता है, गाजर में। पंकज नेगी जी गाजर बता रहे हैं, दिनेश प्रजापति जी कैरोटीन बता रहे हैं। केसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ये अच्छा सवाल बनता है यहां से, जिलेटिन प्रोटीन का। जिलेटिन प्रोटीन का बहुत अच्छा सवाल बनता है और आपको यही याद रखना है, मोस्टली सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। देखो कैरोटीन किससे जुड़ा हुआ है? कैरेट से, और कैरेट को आप क्या कहते हैं? गाजर। तो गाजर के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसे आप क्या कहते हैं? कैरोटीन कहते हैं। क्या कह देते हैं? कैरोटीन कह देते हैं, ठीक है। केसीन प्रोटीन आपको पता है किसमें पाई जाती है? दूध में। जो दूध की प्रोटीन है, जो हमारे दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है उसे क्या कहा जाता है? केसीन। और उसके बाद में देखो जब दूध के अंदर दूध को जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं तो ये केसीन प्रोटीन किसमें बदली जाती है?
पैराकेसिन में बदली जाती है। यानी पैराकेसिन की बात करें तो ये किसमें उपस्थित है? दही में उपस्थित है। केसिन तो किसमें पाई जा रही है? दूध में। लेकिन पैराकेसिन की बात की जाए तो ये किसमें उपस्थित होती है? दही में उपस्थित होती है। इसके बाद इस जिलेटिन प्रोटीन का सवाल बहुत अच्छा बनता है कि जिलेटिन प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है, तो आपको आंसर क्या देना है? ये जो जिलेटिन प्रोटीन है, ये जो कोकोनट ऑयल होता है या फिर कोकोनट जो वाटर होता है, सॉरी ऑयल नहीं, कोकोनट वाटर, यानी जो नारियल पानी हम पीते हैं, जो कच्चा नारियल होता है और उसका जो नारियल का पानी है, जो वाटर है, उस नारियल पानी के अंदर कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है? जिलेटिन प्रोटीन देखने को मिलती है। ठीक है, केरोटीन के कारण ही होता है, पढ़ा दिया मैंने ये। तो आपको जिलेटिन प्रोटीन वाला जरूर याद रखना है कि जिलेटिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो आप कहेंगे कोकोनट वाटर, यानी कि जो नारियल का पानी है इसके अंदर किसकी उपस्थिति देखी जाती है? जिलेटिन प्रोटीन की उपस्थिति देखी जाती है, कोकोनट वाटर की। ओके, चलो ठीक है। अब इसके बाद में देखो कि हम बात करने वाले हैं, मैंने क्लास में बता दिया था कि मैं उन्हीं चीजों की बात करूंगी जिनका सवाल एग्जाम में देखा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी बहुत दी हुई है लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं करने वाले। तो अब देखो, जैसे ही प्रोटीन, एक और पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है, यानी प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जैसे हमने क्या लिखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हमने लिख दिया था CHO। भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसे कौन से तत्व हैं जो किसका निर्माण कर सकते हैं? प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। यानी प्रोटीन का निर्माण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो आप क्या कहोगे? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और क्या होगा? सल्फर होगा। ये इतने सारे तत्व जब एक साथ जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। तो कौन, ये बन गया ना कोन्स, कोन्स, देखो बोल के देखो, CHON, कोन, कोन्स बन गया, कोन्स। तो इस कोन से मिलकर क्या बनी होती है? हमारी प्रोटीन मिलकर बनी होती है। तो आपको बताना है कि प्रोटीन, सवाल बनी जाए कि प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्व या फिर एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और सबसे ज्यादा प्रोटीन निर्माण में कौन सा तत्व भाग लेता है, तो आप क्या कहेंगे? सल्फर। यह सवाल भी पूछा जाता है कि इनमें से भी कौन सा तत्व सबसे ज्यादा प्रोटीन में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सल्फर वाला तत्व। क्लियर है इतना? ओके, प्रोटीन निर्माण में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं? कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है और कौन सा आता है? सल्फर आता है। और इनमें से भी सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? सल्फर वाला तत्व सबसे ज्यादा प्रोटीन निर्माण में हेल्प करता है। क्लियर है? ओके, चलो आगे। अब हम शुरू करने वाले हैं फैट, वसा के बारे में। अब आप नई हेडिंग लिख लेंगे वसा, फैट, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? लिपिड भी बोल सकते हैं। और वसा से बहुत अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं। सवाल क्या बनेंगे? देखो, सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं, देखो ये जो फैट है ये किससे मिलके बनी होती है? हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि फैट किससे मिलके बनी होती है। तो आप क्या कहोगे कि वसा को बनाने के लिए क्या चाहिए? फैटी एसिड। किसकी जरूरत पड़ेगी? फैटी एसिड की जरूरत पड़ेगी। और फैटी एसिड को क्या कहा जाएगा? वसा अम्ल कहा जाएगा। फैटी एसिड को क्या कहा जाएगा? वसा अम्ल। यानी फैटी एसिड प्लस उसके साथ जो ग्लिसरॉल है, उसके साथ जो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? वसा का निर्माण कर लेते हैं, फैट का निर्माण कर लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो फैट है, ये जो वसा है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, एक जटिल यौगिक होता है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक जटिल यौगिक होता है। सबसे पहले इस फैट को किसमें तोड़ा जाता है? फैटी एसिड में। पढ़ाया था मैंने डाइजेशन में। और फैटी एसिड बाद में किसमें बदल जाता है? ग्लिसरॉल में। किसमें बदलता है? ग्लिसरॉल में बदलता है। और फिर इस ग्लिसरॉल पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है लाइपेज।
क्या नाम होता है, लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज एंजाइम इस ग्लिसरॉल का क्या करता है, पाचन करता है। यहाँ इस फैट को इस फैटी एसिड में कौन बदलता है, बाइल जूस बदलता है। कौन बदलता है, बाइल जूस। और बाइल जूस को आप क्या कह सकते हैं, पित्त रस कह सकते हैं। और ये बाइल जूस कहाँ जाके बन जाता है, लीवर में बनता है। और स्टोर किसके अंदर होता है, बाइल जूस किसमें बनता है, लीवर में, यकृत में। और स्टोर किसके अंदर जाता है, गोल ब्लेडर। और गोल ब्लेडर को आप क्या कह सकते हैं, हमारा जो पित्ताशय है वो किसको स्टोर करके रखता है, पित्त रस यानी कि बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। यहां से कनेक्ट करो, देखो फैट का निर्माण, भाई फैट किसमें टूट रही है, फैटी एसिड में। फिर फैटी एसिड किसमें टूट रहे हैं, ग्लिसरॉल में। यानी कि वसा का निर्माण किससे होता है, तो आपका सीधा आंसर क्या आना चाहिए कि वसा का निर्माण फैटी एसिड, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वसा का निर्माण करते हैं। अब वसा एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो पहले इनको सरल अणुओं में तोड़ा जाएगा। और वसा का सरल अणु क्या है, फैटी एसिड। तो वसा को वशीय अम्लों में तोड़ना क्या कहलाता है, वसा का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायशीकरण। और पायशीकरण कौन करवाता है, पित्त रस, बाइल जूस। और ये प्रक्रिया किसमें चलती है, लीवर में चलती है, क्योंकि लीवर में किसका निर्माण होता है, बाइल जूस का। और फिर इसके बाद ये जो पित्त रस है वो कहां जाके स्टोर होता है, गोल ब्लेडर में जाके स्टोर होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स है, अब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल पे कौन काम करेगा, हमारा लाइपेज एंजाइम काम करेगा। और फिर वसा का क्या होगा, पाचन होगा। यानी कि वसा का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहां जाके होता है, छोटी आंत में। मुख से शुरू नहीं होता, मुख के बाद में वसा का पाचन अपना स्टमक भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, स्टमक, आमाशय से शुरू हो जाता है। और वसा का पाचन कहां जाके शुरू होता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब वहां जाके कंप्लीट में 6-7 घंटे, 3-4 घंटे तो आमाशय में रह जाता है भोजन, उसके बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां जाके पाचन शुरू होगा वसा का। देखो वसा, कल मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ज्यादा जो सबसे तेज एनर्जी, कल मैंने एक बात बताई थी आपको, सबसे तेज एनर्जी के बारे में बताया था कि सबसे फास्ट एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, सबसे तेज एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है। तो आप क्या बोल रहे थे मैडम, कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर। भाई जितनी भी शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ठीक है, जितनी भी शुगर है वो सारी शुगर क्या कर रही थी कि उनका डाइजेशन, पाचन लगभग 70% कहां हो रहा था, मुख में हो रहा था। और इसीलिए सबसे तेज ऊर्जा हमें कौन प्रदान कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा प्रदान कर रही थी। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, लेकिन यदि अगर मैं यहां वसा की बात करूं कि वसा से, तो आपको आंसर क्या देना है कि वसा से सबसे तेज एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन सवाल यदि बनता है सबसे ज्यादा एनर्जी का, सवाल क्या बनता है, सबसे ज्यादा एनर्जी। आपसे सवाल पूछ ही लिया गया कि बताओ सबसे तेज ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा भोजन का कौन सा कंपोनेंट प्रदान करता है, तो आपका आंसर आना चाहिए फैट, वसा। अब देखो सबसे तेज एनर्जी यानी कि 1 ग्राम, ध्यान से सुनना, 1 ग्राम जो फैट का अणु है, 1 ग्राम जो वसा का अणु है, ये हमें 9.3 कैलोरी 9.3 कैलोरी क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। हमने लिखा था कार्बोहाइड्रेट में कि एक कार्बोहाइड्रेट का अणु हमें 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। केवल कितनी करता है, 4.3। लेकिन वो 4.3 क्या होता है, हमें तेजी से मिल जाती है, तो हम वर्किंग अच्छे से कर पाते हैं। यहां मैंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा एनर्जी, तेज की बात नहीं कर रही हूं, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कौन प्रदान करता है, तो आप बोलोगे वसा प्रदान करती है। और कितनी प्रदान करती है कि एक वसा का जो अणु है वो हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, अब आपका सवाल क्या होना चाहिए कि यदि वसा इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करवा रही है कि भाई जैसे कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु जितनी ऊर्जा प्रदान करवाएंगे, उतना वसा का केवल 1 ही अणु प्रदान करवा रहा है,
क्लियर है इतना? तो हम वसा क्यों नहीं खाते, हम इतनी फैट क्यों नहीं खाते कि फिर हमें ऊर्जा अच्छे से मिलती रहे? तो हम इतनी वसा क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि जब इतनी वसा खाएंगे तो उसका पाचन आसानी से नहीं होगा, और जब डाइजेशन नहीं होगा तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा हार्ट अटैक की जो कंडीशन है वो ज्यादा आने लगेगी। आप सबको पता है कि जो मतलब 25 से या फिर 30 से कम वाले जो एज वाले एडल्ट होते हैं उनमें हार्ट अटैक की सिचुएशन कम देखी जाती है, ठीक है, एडल्ट फेज में। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, बायोलॉजिकल यानी कि जैविक अभिक्रियाएं, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये सारी की सारी रिएक्शन क्या होती है? बिल्कुल पीक पॉइंट पे होती है, यानी कि बहुत अच्छे से चल रही होती है, पीक पॉइंट पे होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या हो जाती है? डाउन होती जाती है, और जब बायोलॉजिकल रिएक्शन डाउन होने लगी तो आपको पता है कि डाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है, अगर उस टाइम पे अपन फैट ज्यादा ले रहे हैं, वसा ज्यादा खा रहे हैं, तो वो जो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है ये कोलेस्ट्रॉल बना के और ब्लड के अंदर इसकी मात्रा बढ़ने लग जाएगी और हार्ट अटैक जैसी कंडीशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है वो आपको याद रख लेना है। फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनती है। फैट को सबसे पहले फैटी एसिड में तोड़ा जाता है, और वो काम कौन करता है? बाइल जूस पित्तरस द्वारा किया जाता है, जो लीवर में बनता है और गोल ब्लेडर में स्टोर होता है। फिर फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है, और फिर इन पे कौन काम करता है? लाइपेज एंजाइम में काम करता है। ओम सिंह भाटी जी, क्वाशियोकोर, हाँ, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोकोर है, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि सबसे तेज एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, और एक कार्बोहाइड्रेट का अणु 4.3 कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान करता है, जबकि फैट का एक अणु या फिर लिपिड का जो एक अणु है ये हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा क्या कर सकता है? प्रदान कर सकता है। अब मैं आपका कमेंट चेक करूंगी एक बार। मैंने अब कोई सवाल है तो आप बोल देंगे। अभी कोई सवाल कर रहा था? नीमाराम जी, हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम, मैं लास्ट में बता दूंगी इसके बारे में। जल्दी शेयर करो क्लास को। चलो ठीक है, चले आगे आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अवयव कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और फिर आपको मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़ना ही है। चलो इतना क्लियर हो गया है, अब आगे देखो। देखो इसके बाद में क्या होता है कि हमारी जो वसा है, फैट है, वो दो प्रकार की होती है। फैट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ध्यान से सुनना, ये सवाल बना हुआ है बहुत बार कि जो फैट है, जो वसा है, ये कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी, ठीक है। और वो दो प्रकार कौन से हैं और उनके एग्जाम्पल से आपको सवाल देखने को मिलेगा। उसका जो एग्जाम्पल है तो उससे सवाल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो फैट है उसको आप कहते हैं सेचुरेटेड। आप क्या कहेंगे उसको? सेचुरेटेड फैट, ठीक है। सेचुरेटेड फैटी एसिड या फिर सेचुरेटेड फैट, और इसको हिंदी में कहा जाता है संतृप्त वसा। हिंदी में क्या कहेंगे हम? संतृप्त वसा कहेंगे। और ऐसा ही इसका जो दूसरा प्रकार है इसको क्या कहा जाता है? अनसेचुरेटेड। इसको हमने क्या बोल दिया? अनसेचुरेटेड फैट। और अनसेचुरेटेड फैट को आप क्या कह देंगे? असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा।